जय हिंद दोस्तों, टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत का सेशन लेके आया हूं। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे होम रूलिंग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक यही है, हम इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, विभिन्न आयामों पर इसका डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके इस चैनल पर जो है एमसीक्यू का सेशन लेके आएंगे। तो हमारा सेशन कल से लॉन्च हो चुका है। आप लोग जो है आप देखिए, वहां से 10 तारीख से जो है ये सेशन लॉन्च हो चुका है। पूरा एमसीक्यू यूपीपीसीएस के पैटर्न पर आधारित है। उसमें से 50% जो है पीवाईक्यू को रखा गया है और 50% क्वेश्चन जो है आपको नए जो संभावित प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यूपीपीसीएस के लिए, उसको संयोग से उसमें समाया गया है। तो इस प्रकार आपके जो है ये पीवाईक्यू सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र इस बार 2024 में दे रहे हैं यूपीपीसीएस, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें। ये रात के 8 बजे, जब हमारा जो पहले जो चलता था ये तेज साथी का जो क्विक रिवीजन सीरीज का जो टाइमिंग था 8 बजे, 8 PM में, अब उस टाइमिंग में ये लाइव सेशन जाएगा एमसीक्यू का। राकेश सर आपको उस क्लास लेके आएंगे। और हमारा जो 100 डे सीरीज है, अब ये सुबह के 9 AM में जो है चलेगी। तो आप उससे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि अंतिम दिनों में आप जो है एमसीक्यू कैसे तैयार करें। दूसरा दोस्तों, आपको अपने एग्जाम हॉल में एक समस्या सब लगभग सभी ने फेस किया होगा। जिन छात्रों को यदि किसी प्रश्न का उत्तर आता है, चारों के चारों ऑप्शन उनको याद है, उनको पता है कि क्या ऑप्शन आएगा, तो वो टिक लगा ही देंगे। लेकिन अक्सर समस्या तब आती है जब उन्हें चार में से दो ऑप्शन पता न हो, दो में से तीन ऑप्शन न पता हो, तब वो टिक कैसे लगाएं और सही निष्कर्ष तक कमोबेश पहुंच जाया जाए। क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है आपको पता है कि 110 से 100 से 110 के बीच रहता है। अब इतने हाई कट ऑफ के लिए आप उसके जो है पार कर ही जाएंगे, तो ये कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन आपको एक अच्छी खासी अटेम्प्ट करके आए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कम से कम उन प्रश्नों का हल कैसे करें जहां पर दो दो प्रश्न के ऑप्शन नहीं ज्ञात है, तीन तीन प्रश्नों के ऑप्शन जो है नहीं ज्ञात है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ही ये हमारा सेशन जो है, ये पीवाईक्यू आपके लिए जो एमसीक्यू का सेशन है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर वहां पर भाग लें। फिलहाल हम लोग जो है अपने सेशन की ओर लौटते हैं। और हमारा जो आज का सेशन है, आपको पता है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है अभी, और आज इसका तीसरा दिन है स्वतंत्रता आंदोलन को चालू हुए। अब तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना से पहले के हमने राजनीतिक संगठनों को देखा था। कांग्रेस की स्थापना के पहले के राजनीतिक संगठनों को देखा था। राजनीतिक जो है 1885 से पहले ही भारत में देखे थे कि आपने बंगाल से लेकर के मद्रास हो, बॉम्बे हो, सभी जगहों पर भारत के अलग 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 कोने में जो है ये इस तरह की राजनीतिक संगठन स्थापित होने लगी थी। तो इसी के साथ जो है इसकी जो उपलब्धियां थी उस काल की, इस काल के लोगों में जो जान जागरूकता फैलाई थी लोगों के बीच में, इससे सरकार डर गई थी। बाद में जब कांग्रेस की उदारवादी कांग्रेस स्थापना होता है, तो सरकार इतनी भयभीत हो गई कि अब इसमें फूट डालने की नीति अपनानी शुरू कर दी। उसको लगा कि यदि ये कांग्रेस और इसके पहले के जो राजनीतिक संगठन है, यदि और कुछ दिन तक रह जाता है, तो फिर अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए उन्होंने हमने दिखाया था कि उसने अंग्रेज देश के जो समाज थे, समाज के भीतर भी फूट डालने की कोशिश की। उसने क्षेत्रीय आधार पर भी फूट डालने की कोशिश की, और साथ ही साथ कांग्रेस के भीतर भी फूट डालने की कोशिश की, और वो अपने तीनों मंसूबे में जो है कामयाब हो जाता है। पहले उसने समाज को जो है आपने देखा था कि फूट डालने के लिए, उसने समाज को फूट डालने के लिए आपने देखा था कि बंगाल विभाजन कर दिया था। और बंगाल विभाजन के कारण ही आपने देखा था कि भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। फिर हमने देखा था कि उसने सामाजिक जो वर्ग थे, उनको वर्गों को उसने धार्मिक समुदाय को बांटने के लिए उसने जो है ये बंगाल विभाजन किया था। साथ ही बाद में जो है आपने देखा था कि पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम भी इन्हीं के लिए लाया गया था। इन्हें जो मुसलमान थे उस समय के, उनको खुश करने के लिए। ठीक है, 1909 में आया था ये। उसके बाद हमने देखा था कि कांग्रेस को जो है उसको तोड़ने के लिए भी उसने षड्यंत्र रचा। हमने करजन के जो वक्तव्य थे, हमने उसको कल सुनाया था आपको कि क्या उसने टिप्पणी की थी कांग्रेस के बारे में। उसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और अपने पतन की ओर जा रही है। मेरी आशा है कि मैं उसमें उसके मरने में सहयोग कर दूं। तो इस प्रकार की करजन की महत्वाकांक्षा थी, और करजन ने ऐसा किया भी। और इसके कारण ही आपने देखा था कि सूरत में जो है
1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इन सभी इन सभी कारणों से जो उस समय के क्रांतिकारी थे, आपने देखा था कि उसमें रोष उत्पन्न हो गया था और भारत में एक नए दल जो था, उग्रवादियों का जो है दल उत्पन्न हो गया था। अब इन उग्रवादियों के जो है आपने देखा था कि उग्रवादियों को दबाने के लिए बहुत सारे 1910 से लेकर के 1911 ईस्वी तक जो है 12 ईस्वी तक बहुत सारे कानून लाए गए थे और इसको अलग अलग करके सभी को अलग अलग तोड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। कुछ को देश निर्वासित कर दिया गया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था, मांडले जेल भेज दिया गया था 1907-8 में। उसके बाद आपने देखा था कि तिलक को उसने देश निकाला दे दिया, सॉरी उसने लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया था। बिपिन चंद्र पॉल जो है वो अपना राजनीति की मुख्य धारा से कट के जो है कहीं और चले गए थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उसने सूरत विभाजन में पहले उसने दो गुटों में लोगों, उसने जो दल थे कांग्रेस, इसको दो गुटों में बांट दिया, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल वालों को उसने सजाएं दी और उसे राजनीति से दूर कर दिया। बची अब उसमें नरम दल, तो उस नरम दल वाले को भी आपने देखा था कि पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के तहत उसको खुश करने की कोशिश की, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद इसे भी यहाँ पर निराशा मिलने लगी। फिर हमने देखा था कि 1915-16 तक आते आते जब तिलक का वापस जेल से आगमन होता है, तो आगमन के बाद हमने देखा था कि वो दोनों, वे सभी लोग, खासकर बाल गंगाधर तिलक और उस समय तक एनी बेसेंट का भी आगमन हो चुका था, होता है भारतीय राजनीति में। तो फिर ये दोनों मिलकर जो है कांग्रेस और भारत की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इसी के चरण में आपने देखा था कि लखनऊ का समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में, जिसमें गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एकीकरण हुआ था। हम आज उससे यहाँ तक हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि उसने लखनऊ अधिवेशन के बाद आगे जो है बात आती है, उसने आपने देखा था कि होम रूल लीग आंदोलन उस समय चलाया गया था। तो हम आज से हम होम रूल लीग आंदोलन के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होम रूल लीग आंदोलन ही होगा। हम पहले की तरह ही हम सभी आंदोलन के जो उसके पृष्ठभूमि है, उनके जो कारण है किस लिए वो आंदोलन शुरू किया गया था, उसके आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ था, प्रसार करने वाले जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस आंदोलन के परिणाम, उसके प्रभाव, इस आंदोलन का महत्व क्या था। तो हम इतने आयामों पर जो है होम रूल लीग आंदोलन के साथ साथ हम देखेंगे बाद में जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन होता है। तो हम आज इन तीनों जो है टॉपिक को इतने ही आयामों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपका प्री से लेकर के मेंस तक कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही जिंदगी में दोबारा जो है इतिहास का सेशन करने की आपको आवश्यकता न पड़े। हम आपको इतने में पढ़ा देता हूँ कि आप एक अच्छे नोट बना सकते हैं और उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी गारंटी है कि कोई भी एग्जाम जो है आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला जो हमारा था होम रूल लीग आंदोलन। हम इसके सबसे पहले कारणों को जान लेते हैं कि ये आंदोलन जो है किस कारणों से शुरू की गई थी। दोस्तों मैं बहुत ही समराइज वे से आपको ये आंदोलन, ये जो है टॉपिक आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको रिवीजन में कहीं भी आसानी न हो, कहीं हमेशा आसानी हो, इसलिए मैंने ये दिया है समराइज वे में। आप देख रहे हैं कितने शॉर्ट वे में आपको दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन, इसके कारण क्या थे। तो इसका सबसे पहला कारण था, आप देख लीजिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम जो 1909 में पारित किया गया था, ये उसको खुश करने के लिए, उदारवादियों को खुश करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसमें वे सभी चीज थे नहीं जो उदारवादियों ने मांग की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उदारवादियों की ही मांग थी भारत में स्वराज की स्थापना, लेकिन इसमें स्वराज के प्रावधान किया गया ही नहीं था। तो इसने ये जो आंदोलन था, ऊपर से इसने सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो दे दिया था, इसने प्रावधान कर दिया था। इससे भारत के जो उदारवादी थे ये उससे नाखुश हो गए और नाराज हो गए बहुत बढ़िया से। ठीक है, ये आकांक्षाओं को जो है, भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा ये अधिनियम। दूसरा, सरकार के षड्यंत्र के कारण ही 1907 में जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। और दूसरा, उसके जो प्रमुख नेता थे लाल बाल उसको या तो जेल में डाल दिया गया या फिर देश निकाला दे दिया गया। तो उससे भी पार्टी के भीतर जो है और जनता के भीतर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। बाद में जब तिलक और एनी बेसेंट का आगमन हुआ, जब तिलक वापस रिहाई हुई और एनी बेसेंट वहां से आई अपने आयरलैंड से, तो फिर ये लोग आंदोलन में कूद पड़ी और आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। तो इसलिए भी एक नई आंदोलन की जो है तलाश होने लगी थी। दूसरा, इसी समय जब आगमन हुआ एनी बेसेंट का, तो इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप देख रहे हैं कि ये होम रूल लीग आंदोलन जब हो रहा था,
तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में शुरू हुई थी और 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चलता रहा था। ये इसी काल में हुआ था। तो इसी समय प्रथम विश्व युद्ध में ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था इस समय कि इंग्लैंड की आवश्यकता भारत के लिए एक अवसर है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के रूप में जो है अंग्रेजों को भारतीय सैनिक की जरूरत है, और ये जरूरत उसके बार्गिन करके जो है ब्लैकमेल करके अंग्रेज भारतीय लोगों को अपनी स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। अंग्रेजों को कहना चाहिए कि हम तुम्हें अपना सैनिक तभी देंगे जब तुम हमारी मांगों पर ध्यान दोगे, यानी कि तुम हमें स्वतंत्रता दोगे या फिर स्वराज दोगे, तभी हम जो है तुम्हें अपने युद्ध में अपने मदद करेंगे अपने सैनिकों के माध्यम से। तो इस तरह से एनी बेसेंट ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और ये चीजें उसने भारतीय लोगों में फैलाने की कोशिश की। उसकी जो पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, इसके माध्यम से। इसका और एक कारण था, इस समय जो युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला था। भारत में भी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई थी, लोगों को आर्थिक उस समय एक तो सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल रही थी, और दूसरा जो वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही थी उससे आम जन भी जो है बहुत परेशान हो गए थे। तो इतने सभी असंतोष के कारण आप देख चुके हैं, इतने सारे असंतोष भरे थे उस समय जनता में, और ये सभी किसी न किसी एक जो है आप देख रहे हैं कि एक आंदोलन की तलाश में थे, और यही चीज उसने किया। और एक आंदोलन में बाद में देखते हैं कि 1915 में जो है दोनों का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया था, जिसमें उग्रवादियों को फिर से शामिल कर लिया गया था। तो इतने सभी कारण थे जिस कारण से होम रूलिंग आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूलिंग आंदोलन जो है दो लोगों ने चलाई थी, एक तो एनी बेसेंट ने और तिलक ने। दोनों में आपसी मतभेद न हो इसलिए दोनों ने अपना अपना अलग अलग जो है शुरू किया था होम रूलिंग आंदोलन। तो हम लोग दोनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। दोनों की स्थापना कब हुई थी, दोनों का मुख्यालय क्या था, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर थे, हम इन चीजों को देखेंगे। तो तिलक और होम रूलिंग के अलग अलग जो है, दोनों के तिलक और एनी बेसेंट के अलग अलग होम रूलिंग थे, दो होम रूलिंग थे। तिलक की जो होम रूलिंग थी उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था। इसके लीग का मुख्यालय जो था तिलक के होम रूलिंग, इसका मुख्यालय पूना जो था महाराष्ट्र में यहाँ पर था। तिलक के जो लीग का दायरा था ये सीमित क्षेत्रों में था, ये पूरे महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र का जो मेन शहर था बॉम्बे उस समय ये यहाँ पर नहीं था। ठीक है, महाराष्ट्र के बाहर ये कर्नाटक में भी था और मध्य प्रांत और बरार में तक, इतने क्षेत्रों में जो है कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये विंध्य पर्वत से उत्तर वाला दक्षिण वाला जो भाग है यानी दक्षिण भारत के इलाके हैं, यहाँ पर ही ये फेमस था। इसकी 6 शाखाएं थी पूरे जो होम रूल लीग आंदोलन था बाल गंगाधर तिलक का, इसकी 6 शाखाएं थी। और इसकी मांग जो थी ये देख रहे हो आप, स्वशासन, भाषाई राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर, और स्थानीय भाषा में शिक्षा, ये सभी इसके लीग के मांग थे। ठीक है, तो ये था तिलक का होम रूलिंग। अब हम जो है उसका जो है एनी बेसेंट का उसके होम रूलिंग की जो है विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है पहले ये देख लीजिए कि 1915 की शुरुआत में एनी बेसेंट ने युद्ध के बाद भारत के लिए श्वेत उपनिवेशों के समान स्वशासन की मांग किया था। एनी बेसेंट का कहना था अंग्रेजों के समक्ष कि यदि पहले तो उसने युद्ध को जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था वो इस विचार को फैलाया भारतीयों के लोगों के बीचों कि देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज अभी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो आप लोगों को एक अवसर के रूप में इसका लाभ उठाना चाहिए। जब वो प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के यूरोप में फंसा हुआ है तो आप लोग भी यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा करके जो है इसे अपने आप को अपनी मांगे मनवा लीजिए। तो पहले तो अपने पत्रों के माध्यम से इस विचार का प्रसार किया। दूसरा, अंग्रेजों के समक्ष भी एक अल्टीमेटम दिया उसने कि प्रथम विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति हो तुम हमें स्वशासन दे दो। इस मांग को लेकर के जो है इसने ये आंदोलन शुरू किया था। इसकी जो ये है होम रूल लीग, इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। एनी बेसेंट के नाम था इसका अखिल भारतीय होम रूल लीग। इसकी जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। इससे पहले आपने तिलक का होम रूल लीग देखा था, उसकी स्थापना कहां पर हुई थी, महाराष्ट्र के पुणे में, और इसकी स्थापना मद्रास में होती है। इसका अधिकार क्षेत्र बॉम्बे शहर, मतलब महाराष्ट्र का जो बॉम्बे था जहां पर तिलक की नहीं थी, तो तिलक का क्षेत्र नहीं था, वहां पर इसका प्रसार हो जाता है बॉम्बे। तो बॉम्बे के सहित जो है ये पूरे भारत पर इसका असर था। देश भर में इसकी 200 शाखाएं थी।
लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये तिलक की तुलना में जो है इसका जो संगठनात्मक ढांचा था ये ढीला था। भले ही इसने 200 ब्रांच खोल लिए हो, लेकिन इसके मेंबर्स जो हैं ये इतने नहीं थे जितने तिलक के थे। तिलक के पूरे भारत में 6 ही ब्रांच थे, 6 ही शाखाएं थी, लेकिन उसके मेंबरशिप बहुत ज्यादा था। एनी बेसेंट के 200 शाखाओं होने के बावजूद, पूरे भारत में इसका प्रसार होने के बावजूद, इनका संगठन ढांचा जो है ये बहुत ही ढीला था। इसके होम रूल के जो सचिव थे इसे जॉर्ज अंडेरूल को बनाया गया था। इसके लीग में और जो प्रमुख नेता थे इसके, ये थे BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, इसके और सहयोगी नेता थे और होम रूलिंग आंदोलन के नेता थे। दोस्तों हमने PYQ आपने देखा होगा यूपी PCS के। होम रूलिंग आंदोलन किसने शुरू किया था ये तो देता ही देता है, दूसरा ये भी देता है कि इनमें से कौन कौन से जो है नेता होम रूल लीग के सदस्य नहीं है, होम रूल लीग के नेता नहीं है। तो इस तरह से आपको जितने भी नाम दिए जा रहे हैं आप उस नामों को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। तो ये सब इसके जो सहायक नेता सब हैं ये भी आपको याद रखना जरूरी है। होम रूल लीग आंदोलन का जो आप देखिए, होम रूल लीग आंदोलन का जो उद्देश्य था, उनकी प्रकृति थी, ये क्या था? इनका उद्देश्य था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन की मांग करना। मतलब हमारा सम्राट तुम ही रहो, लेकिन हमें अपनी स्वशासन करने दो। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमारा स्वशासन करे। इसको प्रेरणा जो है आयरलैंड के होम रूल लीग से मिली थी और उसी के तर्ज पर जो है भारत में इसकी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब हम इसके कार्यक्रम अथवा तरीके देखते हैं कि कैसे जो है ये होम रूल लीग आंदोलन को छेड़ा गया था, कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई गई थी, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए थे इस समय। होम रूलिंग अभियान का उद्देश्य था आम लोगों में स्वशासन को बढ़ावा देना। इस अभियान की जो है लामबंदी यानी जनताओं की जो भीड़ है, इससे पहले जो आंदोलन हुए थे उससे ज्यादा थी। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में जो आपने देखा था वो केवल बंगाल तक सीमित था, ऐसा इसमें नहीं था। ये बंगाल के बाहर निकल करके गुजरात और सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है, इस सब के जो राजनीतिक रूप से पिछड़े इलाके थे, यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। इसने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसने राजनीतिक शिक्षा, सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक रूप से बैठकें आयोजित की थी, पुस्तकालय, सम्मेलन, मीडिया के माध्यम से प्रचार, धन उगाही, सामाजिक कार्य, स्थानीय सहकारी गतिविधियां में भागीदारी सहित तरीकों का इस्तेमाल किया था और इतने तरीके अपना करके अपने आंदोलन का जो है प्रसार किया था। इसी समय होम रूलिंग आंदोलन के समय ही 1917 में रूस में क्रांति हो रही थी, रशियन क्रांति हो रही थी। तो इस क्रांति को इससे भी सहयोग मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन को रूसी क्रांति का समर्थन मिला था? तो भारत के जो होम रूलिंग आंदोलन थे, इसे रूसी क्रांति जो 1917 में चल रही थी, 1917 में हुआ था, इसको इससे समर्थन मिला था। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलालाल देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी प्रमुख नेता थे जो होम रूलिंग आंदोलन में ही कूदे थे। इस आंदोलन से पहले आप इन नेताओं को कभी नहीं देखते हैं। ये पहली बार था जब ये नेता भारत के राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। अपने अपने जो वकालत के पद थे, किसी ने अलग अलग पोस्ट को त्याग पत्र करके यहाँ पर आया था। तो आप इस तरह से, यदि ये होम रूलिंग आंदोलन की देन ही थी, जिसके कारण आप देखते हैं कि ये इतने बड़े नेता सब जो है इसमें पहली बार यहाँ पर आया था। ठीक है, तो होम रूलिंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि इतने बड़े नेता जो है, नेताओं की एक पीढ़ी, एक नया जनरेशन दिया था। अब तक हमने कितने नेता देखे थे? एक तो उदारवादी था, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता वगैरह। दूसरा जो ग्रुप देखा था स्वदेशी आंदोलन के समय कूदा था, उसमें लाल बाल पाड़ था। और ये नेताओं की तीसरी पीढ़ी थी, भारतीय नेताओं की, जो होम रूलिंग आंदोलन में जंप किया था। और आप आगे भी देखेंगे कि 1920 के जो खिलाफत आंदोलन है 1919-20 में, उसमें भी एक नेताओं की पीढ़ी आता है। तो कुल मिला के 3-4 पीढ़ियां हैं भारतीय के नेताओं की। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। आपको कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से नेता हैं और किस आंदोलन से संबंधित है। यदि आपको याद ना हो तो आप यदि चीजों को इस तरह से कनेक्ट करके याद करेंगे ना, तो आपको याद रहेगी। जैसे ये सभी नेता पहली बार यहाँ पर जंप किए, फिर आप आगे देखेंगे कि कुछ और नेता होंगे जो खिलाफत आंदोलन के समय जंप करेंगे, भारतीय राजनीति में कूदेंगे। तो इस तरह से यदि आपको याद रहेगा कि ये सब कब आया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अभी मोतीलाल नेहरू पहली बार कब आया था, अब ये अभी आया है। जैसे कि होम रूलिंग आंदोलन 1916 के समय। यदि आपसे पूछ दे कि 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था अधिवेशन का, और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें मोतीलाल नेहरू भी दे दे और इसमें से कोई भोलालाल देसाई भी दे दे,
दो और दूसरे किसी नेता के दे दे, आपको पता नहीं कि मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष था या नहीं था, भोलालाल देसाई था नहीं, या फिर आपको ये याद नहीं कि 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि भाई ये मोतीलाल नेहरू और भोलालाल देसाई जो है भारत के तीसरे जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। तो ये अवश्य ही होम रूलिंग आंदोलन में आए होंगे। 1906 में तो इसका काम ही नहीं था। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। ज्यादा दिनों तक याद रहने के लिए जो है आपको चीजों को कनेक्ट करके याद रखनी पड़ेंगी। केवल रट्टा मारने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला उसमें क्या था, इसमें सदस्यता इतना फैल गया था इसका, जो है आप देखते हैं इसकी विचारधारा इतनी फैली कि उस समय जो गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इनकी लोगों ने, इनके जो सदस्य थे उनको छोड़ छोड़ के भी इसमें आ गए थे। तो कुल मिला के इसका प्रचार का तरीका आपने देखा, प्रचार के तरीके साथ साथ इसने कितने लोगों को अट्रैक्ट किया, नेताओं की एक लंबी पीढ़ी दी थी इसने। तो ये चीज था इनकी। अब होम रूलिंग आंदोलन के प्रति सरकार और भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी, पहले तो ये जो आंदोलन शुरू हो गया तो सरकार ने क्या रवैया अपनाया और दूसरा भारतीयों ने क्या रवैया अपनाया, हम दोनों की ओर से देखते हैं। पहले देखते हैं कि सरकार ने क्या किया था। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन का सहारा लिया था। ठीक है, मद्रास में देखा इसने छात्रों को राजनीतिक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। तिलक पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। जून 1917 के आसपास एनी बेसेंट के साथ साथ उनके जो सहयोगी थे बीपी बाडिया और अंडेरुल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी के कारण देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया था। ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, इसने जो है इसी समय बड़े ही नाटकीय ढंग से जो है इस समय अपने वकालत के पद से जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग पत्र दे दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। दमन के जवाब में जो है तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध जो है कार्यक्रम की वकालत की। तो अभी आपने सरकार की प्रतिक्रिया देखी, अब यहाँ से भारतीयों की प्रतिक्रिया देखिए। ठीक है, अब इस जब दमन सरकार ने दमन चक्र चलाया तो फिर इसने क्या किया, तिलक ने निष्क्रिय जो प्रतिरोध का कार्यक्रम था इसको शुरू करने की कोशिश की। ठीक है, अब इस आंदोलन के महत्व को देखिए। महत्व क्या है होम रूलिंग आंदोलन का? इसका महत्व इस बात में है कि ये होम रूलिंग आंदोलन ही था या उसके नेता ही थे जिसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करवाया था। ये वो लीग ही थे, होम रूल लीग ही थे जिसने नरम दल और गरम दल को एक करवाया था। होम रूल लीग पूरे साथ काम करती थी, पूरे साल काम करती थी, वर्ष भर काम करती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है केवल अपनी वर्ष में एक बार दिसंबर के महीने में मिलता था और साल भर की बातचीतों को करता था और अगले साल की योजनाओं को जो है प्रोग्राम बनाता था। तो ये केवल वार्षिक मीटिंग की भांति थी, जबकि ये होम रूल लीग जो है पूरे साल काम करती थी। तो इसका महत्व ज्यादा है। इस आंदोलन में शिक्षित भारतीयों को काफी समर्थन मिला था। इससे पहले आपने स्वदेशी आंदोलन में देखा था कि शिक्षित भारतीय इससे दूर हो गए थे। समाज के केवल उच्च वर्ग लोगों ने भाग लिया था, समाज के मध्यम वर्गों ने भाग लिया था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार की थी, हमने अभी अभी देखा पिछले पेज में। और यहाँ भी आप देखिए कि इसमें कुछ और नेता शामिल हो जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्टा, जीएस खापर्डे, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी प्रमुख नेता हैं जो जिसे आप पहली बार यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इस आंदोलन में देश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने की मदद की थी। ये बंगाल की जो स्वदेशी आंदोलन था ये बंगाल भर तक सीमित नहीं था, पूरे देश में हुआ था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1917 की जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। ये इसी के प्रभाव के स्वरूप हुई थी, जिसमें सरकार ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल करने की कोशिश की थी। भारत का जो प्रशासन है उसमें भारतीयों को शामिल करने की कोशिश की थी। साथ ही जो स्वशासित संस्था थी उस समय की, जो ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसके विकास को मान्यता दी गई और भारत में अंततः जिम्मेदार सरकार बनाने की जो है घोषणा की गई थी। आप आगे देखते हैं कि इसके बाद जो है तुरंत 1919 का एक्ट पारित होता है, जिसमें बहुत सारी उदारवादी जो है शर्तें पारित की जाती है और प्रांतों को जो है मजबूत बनाया जाता है। विधायी शक्ति पुनः जो है प्रांतों को दे दी जाती है, यानी प्रांत जो है अपना खुद का कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शक्ति यहाँ पर दी गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। तो ये सभी जो है इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। यदि ये आंदोलन नहीं होता तो फिर जो है ये आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण था कि दोनों ने मिलकर लड़ा था, मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस मिलकर लड़े थे और अब सरकार जो है दबाव में थी, इसलिए ये आंदोलन इतने सारे सुधार करने पर मजबूर हो गई थी। होम रूल लीग आंदोलन की विफलता। अब इतनी सारी महत्व होने के बावजूद भी ये आंदोलन विफल क्यों हो गया, जरा उसको भी देखिए।
होम रूल लीग आंदोलन के भीतर एक प्रभावी संगठन का अभाव था। आप देख चुके हैं कि होम रूल लीग आंदोलन भारत के दो कोने से चलाया जा रहा था। एक तो दक्षिण भारत में सीधे मद्रास में था, जो ये निवेशन के अधीन था, और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में ये तिलक के अधीन था। तो एक तो दो संगठन था और दो अलग अलग नेतृत्व था, तो ये प्रभावी संगठन तो हुई नहीं। कोई एक यूनाइट होकर चला था, दो विचारों से, दो विचारधाराओं से चलाई जा रही थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो 1919 में आया था, इसने फिर से राष्ट्रीय नेताओं को जो है विभाजित कर दिया था। एक का मन हो रहा था कि इसमें सुधारवादी जो कदम उठाए गए हैं, जिसके आधार पर चुनाव होना था भारत में, तो उसमें भाग लिया जाए, और दूसरे कह रहे थे कि इसमें भाग न लिया जाए। आप इसी के कारण देखते हैं, इसी सुधार के आधार पर 1923 के जो चुनाव होता है, इसी चुनाव में भाग लेने के लिए भारत में दो गुट हो जाता है, और एक गुट भारत में स्वराज पार्टी स्थापित कर लेता है। और इसी सुधार के कारण, जैसे आपने देखा था कि 1900 स्वदेशी आंदोलन के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, तो ऐसे ही इस सुधार के बाद आप देखते हैं कि फिर से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1923 ईस्वी में। और इसके विभाजन के बाद उसकी स्वराज पार्टी की जो है मोतीलाल नेहरू, इस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अलग से एक पार्टी गठित कर लेती है, स्वराज पार्टी गठित कर लेती है। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर जो है, और कांग्रेस में फिर से फूट न पड़ जाए, इसलिए फिर से स्वराज पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया जाता है और घोषित कर दिया जाता है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही एक संस्था थी। तो वहां पर गांधी की सूझबूझ के कारण वो फिर से विभाजित होने से बच जाती है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे ही ये जो है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था, इसने फिर से राष्ट्रवादी नेताओं को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक जो था सुधारवाद, उस समय जो सुधार जो प्रस्तुत किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उसके प्रति ललायित हो गए थे, उनके प्रति आकर्षित हो गए थे और सुधारों के लेकर के खुश हो गए थे। दूसरा गुट था जो उन सुधारों से खुश नहीं था, तो फिर वो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। चरमपंथियों की जो निष्क्रिय प्रतिरोध, अपने जो तिलक ने अपने पिछले पेज में पढ़ा था, तिलक ने जो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात कही थी, वो सितंबर 1918 में शुरू होने वाली थी। इससे डर के जो गर्मपंथी थे, उस समय के जो नरमपंथी थे, अपने आप को फिर से दूर कर लिया था। उनको लगने लगा था कि फिर से कांग्रेस में कोई जो है हिंसक गतिविधि जैसा कोई कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसलिए उन्हें आपको दूर करना शुरू कर दिया था। इसी समय वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ जो है बाल गंगाधर तिलक के मानहानि का खिलाफ दायर किया था। इसको लेकर बाल गंगाधर तिलक जो है वहां पर ब्रिटेन को जाना पड़ा, वहां पर किसी मुकदमे को लेकर के। और तिलक को आपने देख ही लिया था कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब बेसेंट की गिरफ्तारी ही हो जाए और तिलक यहाँ पर रहे ही नहीं, तो फिर आंदोलन, जो दोनों आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, दोनों के दोनों है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर होम रूल लीग आंदोलन जो है बिना नेता के रह गए थे। तो फिर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कौन करता, इसलिए ये आंदोलन जो है अपने पतन की ओर जाने लगा था। एक बात और हुई थी, 1917-18 के दौरान यहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगे भी हुई थी। दूसरा एक और बात था कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है आपने देखा था कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की विजय भी हुई थी। ठीक, और इसी समय जो आप देख रहे हैं कि उधर जो है खेड़ा भी आंदोलन हुआ था 1918 के आसपास, और ये गांधी के समर्थन से ही पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, वहां भी ये आंदोलन सफल हुआ था। तो कुल मिला के ये जो जन आंदोलन वाला काम था, ये गांधी के आने से अब लोग जो है इसके प्रति, इसके विचारों के प्रति और इनकी जो सत्याग्रह की नीति थी, इनके प्रति लोग जो है ज्यादा आकर्षित होने लगे थे। और तिलक वाले जो आंदोलन था, इसके प्रति लोगों का जो झुकाव है ये कम होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ से भी लोग जो है गांधी की ओर मुड़ने लगे थे, इसलिए भी ये आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन अब किनारा में पड़ गया था। लेकिन इस सब के बावजूद एक और बात थी कि इस आंदोलन में एंग्लो इंडियन लोग, अधिकांश मुसलमान और दक्षिण के गैर ब्राह्मण लोग इसमें शामिल नहीं हुए। दक्षिण के जो गैर ब्राह्मण हैं, यानी कि छोटी जाति के जो लोग हैं, ये इसमें शामिल नहीं हुए। अधिकांश मुस्लिम लोग शामिल नहीं हुए, और इसमें एंग्लो इंडियन यानी कि जो विदेशी लोग थे उस समय भारत में, अंग्रेज तो थे ही, लेकिन उसके अलावा जो और लोग थे वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। इनका डर ये था कि यदि भारत में होम रूल लीग यानी कि स्वशासन आ जाता है, तो हिंदू बहुसंख्यक ही शासन करेंगे। ये वैसे ही शासन करेंगे जैसे मध्यकाल और प्राचीन काल में करता था। और हिंदू बहुसंख्यक का मतलब है उच्च वर्गों का शासन, यानी कि फिर से हम प्राचीन काल की ओर बढ़ जाएंगे, और उच्च जाति, भारत के जो शूद्र जाति है, भारत की जो निम्न जाति है, इस पर अपना वर्चस्व जमा लेगा और शासन करना शुरू करेगा। तो सबसे बड़ा कारण ये भी था जिसके कारण ये गुट जो है आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। इतने गुट यदि आंदोलन में शामिल ना हो, मुस्लिम आपने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन में जो है उसमें भी शामिल नहीं हुआ था।
शहर के जो गांव के किसान थे और मजदूर थे वो तो शामिल उसमें नहीं हुआ था, लेकिन इसमें देखिए उच्च जाति निम्न जाति वगैरह सब जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो अब जब समाज का इतना वर्ग इसमें शामिल होगा ही नहीं तो फिर आंदोलन ऑब्वियस है कि ये आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब कारण है जिसके कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, हम लोग अब आगे की आंदोलन जो है हमारा खिलाफत आंदोलन, हम जरा उसको देख लेते हैं कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ नाम इसलिए लिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भले ही दो अलग अलग मुद्दों को लेकर चलाया गया हो, ये लेकिन दोनों के दोनों जो आंदोलन थे एक ही साथ यूनाइट हो गए थे, इनके नेता भी एक साथ मिल गए थे। और वैसे भी आपने देखा था कि 1915 ईस्वी से लेकर के 1922-23 का जो काल है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के सम्मिलन का काल है, दोनों के बीच समझौते का काल है। तो इस काल में जो भी दोनों के बीच में आंदोलन हुआ था दोनों ने एक दूसरे को सहयोग कर दिया था, इसलिए इन दोनों को यूनाइट रूप से खिलाफत और सहयोग कर दिया जाता है। दोनों एक साथ आंदोलन चला गया था। पहले तो खिलाफत आंदोलन ही शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो दोनों एक साथ मिल गए थे। ठीक है, अब इसका यदि आप मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं, नहीं तो बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि क्या इसमें एकीकरण हुआ होगा। ठीक है, तो यही पिछला वाला ही मुद्दा था जिसने आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन वही 1919 का जो एक्ट आया था जिससे जनता में असंतोष हुआ था और होम रूलिंग आंदोलन असफल हुआ था। तो हम इसके कारणों को देख लेते हैं कि ये आंदोलन कारण क्यों हुआ था, इस आंदोलन के कारण क्या थे शुरू करने के। इस कारण में जो सबसे बड़ा कारण था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। दूसरा, पंजाब में मार्शल को लागू कर दिया गया था। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और इन सभी कारणों से जो है अंग्रेजों के जो असभ्य और क्रूर जो चेहरे हैं ये भारतीयों के सामने जो है आ गए थे, और भारत के जो उसके जो ब्रिटिशों के वास्तविक चरित्र हैं ये भारतीय लोगों ने उसे देखा और कितने बर्बर तरीके से इसका दमन किया। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण भारतीय लोगों में जनमानस में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, और फिर से एक क्रांतिकारी एक जन आंदोलन की जो है आप देख रहे हैं कि 19 जैसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन सॉरी ये आप देखते हैं कि इससे पहले की जो होम रूलिंग आंदोलन थे इसमें समाज के बहुत वर्गों ने साथ नहीं दिया था, इसमें एक व्यापक जन आंदोलन नहीं बन पाया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर इसने 1000 से ज्यादा लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारा था। तो अब जनता ही इससे जो है त्रस्त हो गई थी, और ये सभी लोग अब देखते हैं कि अब जो आंदोलन होगा अब जन आंदोलन वाला आंदोलन होगा। इससे पहले आपने देखा था कि केवल वर्ग उसमें शामिल हुए थे, एक कोई अमीर वर्ग कोई शहरी वर्ग, तो इस तरह से वर्ग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन वाला आंदोलन था। भारत का पहला जन आंदोलन जो है अब यहीं से शुरू हो जाता है, जिसमें भारत की जनता जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल रहते हैं, तो ये यहाँ से ही शुरू हो जाता है। पहले तो रॉलेट एक्ट लाता है अंग्रेज, रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और हत्याकांड में हजारों लोगों के मारने के बाद एक हंटर आयोग गठित करता है। तो हंटर आयोग में जब उसके जो जनरल डायर थे उसके कृत्यों को सही ठहराया जाता है, उसकी आलोचना नहीं की जाती। इसके बाद भारत के लोगों का जो है और जो मनोबल टूट जाता है, और उसके जो है ब्रिटिशों का जो चेहरा है उनका जो चेहरा है क्रूर चेहरा ये लोगों के समक्ष सामने आ जाता है। और इन सबसे बड़ी बात ये मामला ब्रिटिश जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, ब्रिटेन की जो राज्यसभा थी वहां पर जब ये मामला पहुंचा तो उनके जो मेंबर थे उन लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो था जो प्रमुख आरोपी था जनरल डायर, इसकी कार्रवाई को उचित ठहरा दिया। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड जो था उस समय ब्रिटेन के जो राज्यसभा थी ब्रिटेन की, उसने कहा कि जनरल डायर ने जो किया वो ठीक किया। तो अब ये असंतोष भारत की जनता में फूटने के लिए काफी था। ठीक है, मतलब आप हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को मार चुके हो और इसको सजा देने के बजाय आप ये कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इसको आंदोलन को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यही था। दूसरा, 1919 एक्ट के 1919 का जो अधिनियम पारित किया गया था इसके तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अपने द्वैध शासन प्रणाली अभी मैंने बताया नहीं है, जब हम संवैधानिक सुधार पर आएंगे तब हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लीजिए कि द्वैध शासन प्रणाली ये थी। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया था। जैसे कि अभी राज्यों के मुख्यमंत्री है तो आपने देखा था कि जो 30-35 डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट के जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, अर्थ विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, जितने सारे विभाग हैं वो सारे विभागों का जो प्रमुख है
ये कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, और सभी विभाग उनके अधीन है, तभी तो सरकार सुचारू रूप से चल पाती है। लेकिन जरा याद रखिए, वित्त विभाग वहां से निकाल करके और दे दिया जाए किसके पास? वित्त विभाग निकाल के दे दिया जाए राज्य के गवर्नर के पास, ठीक। और राजस्व का जो विभाग है, जहां टैक्स वसूल की जाती है, वो भी दे दिया जाए इसके पास। कृषि दे दे राज्य सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, और उसके जो सिंचाई होती है वो दे दे किसके पास? गवर्नर के पास। अब ऐसी जो नीति अपनाई जाएगी तो इसे ही द्वैध शासन कहा जाएगा। मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था प्रशासन के दो हाथों में। पैसा दे दिया गया अंग्रेज गवर्नर के पास, और जिम्मेदारी जो थी जनता का विकास करना, जो सारे डिपार्टमेंट थे पंचायती राज वगैरह, कृषि का विकास करना, कृषि का विकास दे दिया था मुख्यमंत्री के हाथों, और धन दे दिया गया था गवर्नर के हाथों। यदि धन मुख्यमंत्री के हाथों रहेगा ही नहीं तो कृषि का विकास कैसे होगा, पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसके पास जिम्मेदारी तो दे दी गई थी लेकिन अधिकार नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो ये सभी खोखलेपन था, और मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ता था उस समय? सरकार के समक्ष अर्जी लगानी पड़ती थी कि हमारे राज्य के लिए कुछ धन दो ताकि हम अपनी जनता का विकास कर सके। तो यही प्रणाली जो थी ये द्वैध शासन प्रणाली कहलाई थी। तो इसमें बहुत सारे दोष थे। मुख्यमंत्री भारत के जो थे उस समय चुनाव हुआ था 1923 में, स्वराज्यों ने बहुत बड़ी सफलता पाई थी। इतनी बड़ी सफलता होने के बावजूद भी जो है आप देखते हैं वहां पर कुछ भी उसे हाथ नहीं लगा था, कुछ भी हाथ नहीं लगा था। हाथ लगता भी कैसे? पैसा उसी के पास है, धन उसी के पास है। जब तक वो धन बजट के माध्यम से धन का निष्कासन नहीं करेगा, किसी डिपार्टमेंट को देगा नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री भला अकेला क्या कर लेगा? तो बहुत सारी दोष थे। यही थी इसकी द्वैध शासन प्रणाली। तो ये भी असफल हो गया था। इसे 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। दूसरा, अभी अभी जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था 1918 ईस्वी के आसपास। इसके बाद आपने देखा था कि देश में बहुत सारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस समय, क्योंकि इसने देश को झकझोर दिया था आर्थिक स्थिति के कारण। देखने बहुत सारी महंगाई बढ़ गई थी, तो समाज के लगभग सभी वर्गों को इसने प्रभावित किया था। तो इसीलिए भी ये आंदोलन होना बहुत ही जरूरी था। यही सभी कारण थे। ये युद्ध के कारण भी तो होना ही पड़ा था। और इन सबसे बड़ा कारण एक और कारण था, खिलाफत का मुद्दा। ये खिलाफत का क्या मुद्दा था? देखिए, भारत सहित विश्व भर के जो मुसलमान थे, ये तुर्की के जो सुल्तान थे, इसको अपना आध्यात्मिक नेता मानता था, जिसे खलीफा कहा जाता था। ये नेता जो थे उस समय के जो पैगंबर थे, मोहम्मद पैगंबर, इसके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर साम्राज्य शासन करता था। ये सभी ऑटोमन साम्राज्य था वहां का, इसका राजा हुआ करता था ये, और वो खलीफा कहलाता था। और इसे धार्मिक नेता के रूप में भारत के जो मुस्लिम है इसे मानते थे। ये भारत के साथ साथ सभी जो पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ये इसे मानते थे। तुर्की ने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी थी, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया है उस समय का, इसके समर्थन में, इसके गठबंधन के साथ लड़ा था। ये तीनों, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इस साथ मिलकर लड़ा था, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। ब्रिटेन जो है अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में जो है ये गुट जो है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की वाला गुट जो है, ये युद्ध हार जाता है। और हारने के बाद जो है तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। जबकि भारतीय मुसलमानों को लगा था कि युद्ध तुर्की के खिलाफ हमदर्दी दिखाई जाएगी, ब्रिटेन सरकार हमदर्दी दिखाएगी, क्योंकि हम भारत में उनका समर्थन कर रहे हैं इतने दिनों से, उनको हर कदम पर हम उसे सहयोग कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, तो ये हमारी बात मानेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय मुसलमानों के जो विचार थे उनके विचारों के उलट काम किया गया। पहला काम तो किया गया कि तुर्की को आपस में बांट लिया गया, सभी जो मित्र राष्ट्र थे उस समय के, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों ने। और दूसरा, इसका जो प्रमुख, इसका जो राजा हुआ करता था, खलीफा, उसके पद को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इन चीजों को भारतीय मुसलमानों ने अपमान के रूप में देखा। इन्हें लगा कि ब्रिटिश हमें जो है अपमान कर रहा है, हमारे नेताओं को, धार्मिक नेता थे उसको अपमान कर रहा है, हमारे धार्मिक नेता को अपमान कर रहा है। इसलिए ये लोग जो है नाराज हो गए थे, और अंग्रेजों को सिखाने की जो है, सबक सिखाने की सीख ले ली, और इसे सबक सिखाने की कोशिश करने लगे। इसलिए एक संगठन की तलाश हुई, इनकी एक आंदोलन की तलाश हुई। और अभी अभी आपने देखा था कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, वो तो चिंगारी आ ही गई थी, उसको वही चिंगारी पड़ने की जरूरत थी, बस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। आंदोलन की शुरुआत में आप देखते हैं, सबसे पहले हमने भारतीय मुसलमानों का रुख देख लेते हैं। जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो ये क्या चाहते थे? वर्ष 1919 की शुरुआत में, यानी कि मार्च से पहले की बात है, अली बंधु थे, मौलाना अबुल अली बंधु, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खां और हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में जो है
एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के मजबूर किया जाए। ठीक, अली जब इसकी सरकार इसकी बात नहीं माने तो फिर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नेताओं ने मिलकर जो है आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आंदोलन के नेता कौन थे, अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन दोनों ने ये आंदोलन शुरू किया था। और इसको ऊपर के जो सहयोगी नेता हैं ये भी इसके आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो जब खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था तब कांग्रेस का रुख देखिए कि कांग्रेस वाले क्या चाहते थे। हमने बताया था कि ये 1919 के शुरुआती महीना है, यानी कि मार्च से पहले की बात है, शुरुआती महीना। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अप्रैल 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को हुआ था। अब गांधी जो है, कांग्रेस भी अपना एक्शन लेंगे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा तब। महात्मा गांधी चाहते थे कि खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग जो है शुरू करने के पक्ष में थे। गांधी चाहते थे कि खिलाफत का मुद्दा जो है एक अच्छा मौका है कि भारतीय मुसलमान को सहयोग करके उसका जो है सहानुभूति उनसे लिया जाए, और हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा काल है, यदि हम लोग उसे समर्थन करेंगे तो भारत जो है उस सांप्रदायिकता की जो दंश झेल रही है अभी, वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन कांग्रेस के जो और नेता थे इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं हो पाए थे। उनका विचार था कि इस सांप्रदायिक मुद्दे पर उसका खिलाफत के जो नेता थे, मुस्लिम नेताओं, इनको सहयोग करना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में गांधी की जिद के कारण और उनकी लोकप्रियता के कारण जो है कांग्रेस के नेता सभी राजी हो गए, और फिर जो है आंदोलन जो एक यूनाइट करके चलाने की कोशिश की गई, मतलब असहयोग आंदोलन को और अब वो जो देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन, दोनों को एक करके संयुक्त रूप से चलाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। इधर से कांग्रेस भी राजी हो गई और उधर से मुस्लिम लीग भी कहा कि ठीक है, यदि तुम लोग आना चाहते हो हमारे खिलाफत आंदोलन में तो आओ, हम लोग भी तुम्हारा असहयोग आंदोलन में समर्थन देंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1 अगस्त 1919 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद गांधी ने नवंबर 1919 में दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सामानों के जो है बहिष्कार का आह्वान किया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। इसमें असहयोग जो कार्यक्रम था, असहयोग आंदोलन का, यहाँ पर जो घोषणा की गई थी उस आंदोलन की पुष्टि कर दी गई थी औपचारिक रूप से। ठीक है, अब देखते हैं कि इस आंदोलन के प्रचार के तरीके क्या थे, इस आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए थे सभी ने। अब सॉरी, ये असहयोग आंदोलन जो है इसमें अहिंसा के संदेश का प्रचार किया गया था। मतलब अहिंसा, चूंकि गांधी जी आ गए थे तो ऑब्वियस है अहिंसा ही के मार्ग पर ही जो है ये अब आंदोलन होगा, सत्याग्रह के आधार पर ही। तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, इसलिए अहिंसा के संदेश का प्रसार किया गया था। ब्रिटिश उपाधियों और उनकी वस्तुएं जो थी उनका बहिष्कार किया गया। ये वैसे ही था जैसे आपने देखा था स्वदेशी आंदोलन के समय, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उसे असहयोग नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर उसे एक कदम बढ़ के किया जा रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान थे, वो बड़े न्यायालय हो, रेल हो, कोर्ट हो, सभी उच्च अधिकारियों को आदेश दिया गया था कांग्रेस की ओर से कि सभी अपने अपने पदों का त्याग पत्र दे दे और कांग्रेस के जो आंदोलन है उसमें अपना समर्थन दे। ठीक है, तो ब्रिटिश उपाधियों के साथ साथ उसके वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, मतलब विदेशी वस्तुओं को जलाया गया था, जितनी सारी विदेशी वस्तुएं, उसको स्वदेशी का एक बार फिर से प्रचार प्रसार किया गया था। विशेष रूप से जो चरखा है इसकी कताई बुनाई के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया था। इस काल की एक और विशेषता है कि इस काल में रचनात्मक कार्य किए गए थे। रचनात्मक कार्य का मतलब ये होता है कि इस काल में छुआछूत को दूर करने के लिए समाज में जन जागरूकता फैलाई की गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। शराब दुकानों पर बहुत सारी धरने प्रदर्शन दिए गए थे भारतीय महिलाओं के द्वारा शराबबंदी को लेकर के। तो इस तरह के रचनात्मक कार्य है वो भी इस आंदोलन के दौरान जो है सभी असहयोग आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। अब इस आंदोलन में जो भागीदारी है, जनताओं की भागीदारी, हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन जो थे समाज के वर्गों ने इसमें भाग लिया था और कौन कौन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। सबसे पहले हम छात्रों को देखते हैं कि ये आंदोलन, इसमें छात्र किस रूप से सहायता दिया था। हजारों छात्रों ने इस आंदोलन में जो है भाग लिया था, अपने अपने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए थे। मध्य वर्ग शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में जो है मध्यम वर्ग जो है गांधी के कार्यक्रम के प्रति आपत्तियां जताई थी। व्यावसायिक वर्ग ने
व्यावसायिक वर्ग को फायदा होता। ऐसा फायदा इसलिए होता क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी का बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है, तो इनसे उसको लाभ होता, तो इसलिए व्यावसायिक वर्ग ने भी समर्थन दिया। कृषक वर्ग ने भी आंदोलन में सहायता दिखाया। महिलाएं भी फिर से इस आंदोलन में शामिल हुई क्योंकि शराब के धरने पर प्रदर्शन दिए जा रहे थे शराब की दुकानों के सामने। महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन में भाग लिया था, ठीक है। एक और चीज किया गया था इस समय, इससे पहले जो है तिलक की मृत्यु हो चुकी थी, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो है असहयोग आंदोलन इसका सपना देखा फैलाने का, लेकिन जब जब ये आंदोलन शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके परिणाम को नहीं देख सके थे तिलक। तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि वे कौन से राष्ट्रवादी नेता हैं जिसने आंदोलन को शुरू तो किया था लेकिन उसके परिणाम को नहीं देख पाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जा सकता है। तो इस काल में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का जो है निर्माण किया था, और इस फंड में जो पूरे देश से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी ताकि आंदोलन को ज्यादा जोर शोर से और चलाई जा सके, ठीक है। और इस फंड का उद्देश्य रखा गया था कि इसमें 1 करोड़ रुपया जमा करवाना है, ठीक। ये सभी थी। इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, अब देखिए यहाँ पर एक और पीढ़ी जो है नेताओं की, अगली पीढ़ी यहाँ पर शामिल हो जाता है। राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी प्रमुख व्यक्ति थे जो पहली बार इस आंदोलन में आए थे। वल्लभ भाई पटेल, ये सभी नेता, नेहरू और चित्तरंजन दास भी देखते हैं। नेहरू, मोतीलाल नेहरू को पहले देख आ गया था, लेकिन चित्तरंजन दास पहली बार आता है जो अपनी वकालत के पेशा छोड़ के इसमें शामिल हो गया था। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? सरकार ने आंदोलन को दमन करने के लिए पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया था। कांग्रेस और खिलाफत के जो स्वयंसेवी थे, संगठन थे, उनको जो है आपने देखा था कि इसे गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया था। सार्वजनिक रूप से सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब आंदोलन की विफलता हम देख लेते हैं कि आंदोलन विफल क्यों हो गई थी। इतना प्रतिक्रिया, इतनी सारी जन सहभागिता, भारत का पहला जन आंदोलन था, लगभग समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था, फिर भी यह आंदोलन असफल क्यों हो गई? तो हम असफलता को गिनते हैं सरकार द्वारा बातचीत का अभाव। मतलब आंदोलन इतने लंबे समय तक चलने के बावजूद भी आपने देखा था 1919 में खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी और 1922 तक का समय आ गया था। इतने दिनों बाद होने के बावजूद भी सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, ठीक है। तो आंदोलन जो है अब जो धीरे धीरे कम होने लगी थी, आंदोलन धीमी होने लगी थी, जनता में जो जोश है वो अब कम होने लगा था, ठीक है। तो इन सभी कारणों से आंदोलन धीमा पड़ गया था। खिलाफत के मुद्दों की प्रासंगिकता की समाप्ति। आपने देखा था कि खिलाफत के जिस मुद्दे पर, इसका तो सबसे बड़ा मुद्दा ही खिलाफत आंदोलन का था, खलीफा, और वही मुद्दा जो है यहाँ पर कमजोर पड़ गया। क्यों ऐसा हुआ? जब तुर्की में देखा आपने, तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है, तो विभाजन करने के बाद वहाँ एक नेता उठता है, मुस्तफा कमाल पाशा। उसको वहाँ के जो जनता है उसको अपना राजा नेता घोषित कर देता है, और नेता करके उसने मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को एक जो है आधुनिक देश के रूप में मान्यता दे देती है, लोकतांत्रिक देश के रूप में गठित कर लेता है खुद को, और वहां पर महिलाओं को, जनताओं को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो इस तरह से उसने खुद जो है तुर्की देश ने खलीफा पद को समाप्त कर लिया था। अब वहां पर कोई खलीफा वलीफा नहीं होगा, बल्कि भारत जो है अन्य देशों की तरह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो खिलाफत का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था, वो आंदोलन तो इसने स्वयं ही समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये अब मुद्दा भी नहीं रहा, इसके कारण भी यह आंदोलन अब धीमा पड़ गया था। सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव। आपने देखा था कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसी जगहों पर जो कुलीन राजनेताओं के गढ़ थे, गांधी के आह्वान किए जाने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत जो है सीमित प्रक्रिया देखने को मिली थी। नाम मात्र का बहिष्कार। इसमें जितने सारे बहिष्कार किए गए थे कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करो, उसके बाद जो आपने देखा था कि रेलवे, डाक, सभी का बहिष्कार करने को कहा गया था, लेकिन ये सभी चीजें कागजों पर रह गई थी। ये सभी आदेशों में सिमट के रह गई। गांधी के बातों को किसी ने जो है सीरियसली नहीं लिया था उस समय। और कुछ नेताओं को, जैसे कि आपने देखा था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोग तो आए। सुभाष चंद्र बोस उस समय IAS ऑफिसर था, और IAS के ऑफिसर को पद का त्याग पत्र दे करके जो है इस आंदोलन में कूदा था। तो इस तरह की आप देखते हैं कि इस तरह की जो जन भागीदारी थी वो बहुत कम देखने को मिली थी। बहिष्कार जो केवल था ये नाम मात्र का था, बहुत सारे लोग नहीं आए थे इसमें, ठीक है।
बाद में इसमें हिंसा का भी प्रयोग हुआ था, क्योंकि आपने देखा था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पूरी थाना को जला दिया गया था। तो इसमें जैसे ही हिंसा आया तो फिर महात्मा गांधी नाराज हो गए, क्योंकि वो पहले ही दिन से अहिंसा की वकालत कर रहे थे आंदोलन को शुरू करने से पहले ही। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला गया था। अब इससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन को अंतिम रूप से जो है वहां से वापस ले लिया और आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी के इस कदम से उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे उसने बहुत आलोचना की, उसकी बहुत सारी तीखी टिप्पणी की थी। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इतने सभी नेता थे, इन सभी ने गांधी पर बहुत सारी तीखी टिप्पणी की। और तीखी टिप्पणी करने के बाद जो है अंग्रेजों को लगा कि अब गांधी की जरूरत नहीं रह गई है इन लोगों को, राष्ट्रीय आंदोलन को। तो इसी से उत्साहित होकर जो है 1922 ईस्वी में गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो अंग्रेज 1917 में इतने सारे उपद्रव मचाने के बावजूद भी चंपारण में गांधी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, वही यहाँ पर आप देखते हैं कि खुद के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी आलोचनाओं के कारण अंग्रेजों में इतनी अचानक हिम्मत आ गई कि उसने गांधी को गिरफ्तार कर लिया 1922 ईस्वी में, और 6 वर्ष की उसको सजा दी गई थी गांधी को। परिणाम ये हुआ कि अगले फिर से अब लगभग 10 वर्षों के लिए देखते हैं कि आंदोलन फिर से धीमी पड़ गई, क्योंकि 1922 के बाद अचानक सीधे आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद सीधे सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, यानी कि गांधी गिरफ्तार हो गया तो अगले फिर से 10 सालों के लिए आंदोलन स्थगित हो गई थी। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, आंदोलन समाप्त हो ही गया, फिर भी इसका प्रभाव यदि देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। आंदोलन का अधिकतम प्रसार था। भले ही ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था, लेकिन ये आंदोलन प्रसार के मामले में देश के कोने कोने में पहुंच गई थी। ये स्वदेशी आंदोलन से ज्यादा बड़ा था, होम रूल लीग आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा था। इसमें जन सहभागिता जो थी यह भी बहुत ज्यादा थी। इसमें समाज के सभी वर्गों ने, कारीगर, किसान, छात्र, गरीब, महिला, व्यापारी, सभी वर्गों ने भाग लिया था। इतना ये इसका प्रभाव था। स्वदेशी संस्थानों की स्थापना, आपने देखा था जो स्वदेशी आंदोलन के समय भी भारत में बहुत सारे नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी, ऐसे ही इस समय यहाँ पर भी स्कूलों की स्थापना होती है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऐसे जो राष्ट्रीय संस्थान है इस सभी की संस्थापना इसी असहयोग आंदोलन के समय ही की गई थी। स्वदेशी को बढ़ावा देने से इस समय जो है खादी वस्तुओं के प्रति और स्वदेशी की जो वस्तुएं हैं इसके प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ी। गांधी की जो रचनात्मक कार्य थे, छुआछूत विरोधी अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी अभियान, सूत चरखा की नीति, इससे देश का भलाई हुआ था। आर्थिक मोर्चे पर भी प्रभाव देखने को मिला। क्या आर्थिक मोर्चे पर क्या प्रभाव देखने को मिला, इसके चलते देखने को मिला कि 1921 से लेकर के 1922 तक के काल में था विदेशी वस्तुओं की फिर से जो है एक बार आयात कम हो गई थी। तो ये सभी इसके प्रभाव थे। अपने स्वदेशी जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही आपने देखा था कि ये सभी हुआ था, आयात कम हो पाया था। तो दोस्तों आज की जो सेशन था हमारा, इसमें आपने देखा था कि होम रूल लीग के बारे में पढ़ा, खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बाद जो है असहयोग आंदोलन देखा। असहयोग आंदोलन हमने इसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं इसके हमने कारण को देखा। उसके बाद आंदोलन की जो गतिविधियां थी, जो कार्यक्रम थे, हमने उसको देखा। इसके बाद हमने देखा था इसके पतन के कारण देखा, पतन के कारण देखा। उसके बाद हमने देखा था इसके प्रभाव अथवा महत्व क्या थे, ये भी हमने देखा। तो कुल मिला के ये सेशन आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। आपने यदि इस क्लास को पूर्ण रूप से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपने किया है शुरू से अंत तक, आप इसका नोट बना लीजिए। आपको दोबारा कभी भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही इस वीडियो को दोबारा फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी। आपको प्री से लेकर के मेंस तक के काम आएगा। आप इसके कंटेंट को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी कंटेंट दिए गए हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपका जो एमसीक्यू जो वाला सेशन था, ये जैसे कि मैंने वादा किया था, ये 8 PM को क्लास शुरू हो चुका है बाय राकेश सर के द्वारा। तो आप 8 PM जो है आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में भाग लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये एमसीक्यू सेशन, इसमें 50% जो सेशन है 50% इसमें PYQ लिया जा रहा है, और 50Q जो है 50% प्रश्न जो है ये
आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट और संभावित जो प्रश्न है इनको शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा, साथ ही उस प्रश्न से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करा दिया जाएगा, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है तो आप उसका सही सही जवाब दे पाएँ, छूट ना जाए। इसलिए आपको ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल दोस्तों हम कल के सेशन में जो असहयोग आंदोलन है, इसके बाद के बीच में हमने देखा कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद सीधे अब 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। हम कल के सेशन में इसके बीच के जो घटनाक्रम है, बीच में भी आपने देखा था 1927 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। ये सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेके उसे बहुत सारी अच्छी उपलब्धि मिलती है। तो इनको स्वराज पार्टी की स्थापना और उनकी उपलब्धियों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यदि हो सकता है तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और कल के सेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। फिर देखेंगे कि वो कहाँ तक जा सकता है। यदि कोई संभव हुई तो भारत छोड़ो आंदोलन भी कल ही कंप्लीट हो, नहीं तो फिर उसे अगले सेशन में कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।